आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। खबरों की शुरुआत करेंगे पटना से, जहां पर आज महागठबंधन में शामिल सभी दलों की बैठक हुई है और इस बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, तीनों लेफ्ट पार्टियां, साथ ही वीआईपी के जो नेता हैं वो भी शामिल हुए हैं। बिहार चुनाव को लेकर सभी घटक दलों में चर्चा हुई। महागठबंधन की इस बैठक का जो आयोजन था वो आरजेडी दफ्तर में ही किया गया था और ये बैठक शाम करीब 5 बजे खत्म हुई है। सबसे पहले वीआईपी, आम दलों और कांग्रेस ने अपनी अपनी बातें रखी। फिर आखिर में आरजेडी ने नेता तेजस्वी यादव ने अपने प्रस्ताव को वहां पर रखा। सूत्रों के अनुसार बैठक में न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने, गठबंधन में शामिल दलों की एकजुटता को लेकर तमाम जो सहमति थी वो बन गई और जो अहम इसमें बिंदु थे, चुनाव प्रचार से लेकर घोषणा पत्र तक, उन सब पर चर्चा की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हुए हैं वो जानने के लिए, बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की इस बैठक में क्या कुछ अहम रहा, इसके लिए हमारे साथ पटना से जुड़े हमारे सहयोगी प्रशांत झा। प्रशांत जी, आज जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तेजस्वी यादव ही बैठे और जाहिर तौर पर मीडिया से जब भी बात हो रही है इन बैठकों के बाद तो खुद वही बात कर रहे हैं और वो कहते हैं थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। तो क्या उनको उनके इंतजार का मजा मिलने वाला है? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस जो उनकी बातों से, उनके बॉडी पोस्चर से दिखता है, उससे तो यही लगता है कि बड़े गदगद हैं वो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप स्मिता। देखिए क्या था कि इससे पहले जब दिल्ली में बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी थे और खड़गे थे, उसके साथ जब तेजस्वी की बैठक हुई थी तब तक ये फाइनल नहीं हुआ था कि सीएम का चेहरा कौन होगा। लेकिन आज की बैठक के बाद जैसे ही उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और तमाम जो फैसले लिए जाने वाले हैं चुनाव को लेकर के, वो सारे फैसले तेजस्वी यादव से बिना परमिशन के नहीं पास होंगे, ये जब कह दिया गया और ये कहा बिहार के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरुद, जब उन्होंने इसकी घोषणा की तो तेजस्वी यादव को गदगद होना स्वाभाविक था, क्योंकि तेजस्वी यादव को आरजेडी ने पहले से ही सीएम फेस डिक्लेयर कर रखा है। लेकिन कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रही थी कि सीएम फेस का तब तक नहीं फैसला हो सकता है जब तक चुनाव ना हो जाए, रिजल्ट ना सामने आ जाए और किस दल के कितने मेंबर जीत के आए हैं उसके बाद इसका फैसला हो। लेकिन जब राहुल गांधी और खड़गे से मिले तेजस्वी यादव तो उसके बाद पटना के बैठक के लिए 17 तारीख यानी आज की तारीख तय की गई थी और इस बैठक में यह तय कर दिया गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी ही पूरे जो इंडिया ब्लॉक है उस ब्लॉक का नेतृत्व करेगा और उसके चेयरमैन बना दिए गए तेजस्वी यादव। तो निश्चित तौर पर थोड़ा इंतजार का मजा तो वो पत्रकारों के लिए कह रहे थे, खुद भी मजा ले रहे हैं कि कांग्रेस ने अभी तक उनको सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया है, भले ही उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बना दिया है। स्मिता, लेकिन प्रशांत जी, इसके साथ साथ एक चीज और अगर आपने देखी होगी, दूध का झला छाछ भी फूक फूक कर पीता है और यहाँ पर महागठबंधन में कम से कम ये होता हुआ तो दिख रहा है, क्योंकि हमने इस महागठबंधन को बिखरते हुए आम चुनाव के बाद देखा है। अभी दिल्ली का चुनाव इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी था। क्या उसी का असर है कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन किंतु परंतु थोड़ा सा रह जा रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव के मन में भी चिंता है। 2025 का चुनाव ये फैसला करेगा कि क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व को बिहार का महागठबंधन जो है, जिसमें अभी तो 6 पार्टियां हैं और ये संभावना जताई जा रही है कि एक पार्टी पशुपति पारस की भी आ जाएगी, तो 7 पार्टियां होंगी। ये 7 पार्टियां और इसके लीडर तेजस्वी को अपना नेता मानते हैं कि नहीं। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी को लेकर के जो चिंता आरजेडी की है वो चिंता कांग्रेस की क्यों नहीं है। देखिए, कांग्रेस के जो एक धारा है वो लगातार ये कह रहा है कि बिहार में जो अपनी जमीन कांग्रेस ने खोई है उस जमीन को वापस पाने का तरीका दिल्ली का चुनाव है। यानी दिल्ली में कांग्रेस ने एकला चलो के राह पर चुनाव लड़ा और भले ही उसे कोई सीट का फायदा ना हुआ हो लेकिन उसके जन आधार बढ़े। अब बिहार में यह है कि कब तक कांग्रेस के जो बाकी एक धारा है वो ये सोच रही है कि कब तक वो आरजेडी के पिछलग्गू बन के चलेगी। इससे बेहतर है कि कांग्रेस को अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, भले ही उसको सीटें आए ना आए, 4 सीटें आए, 5 सीटें आए, लेकिन जनाधार मजबूत होगा। लेकिन आरजेडी को ये डर है कि अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है तो जो वोट बैंक, जो वोट आरजेडी को भी सपोर्ट कर रहा है कांग्रेस का, वो वोट बैंक इससे खिसक जाएगा और ऐसे में आरजेडी का भारी नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान को बचाने के लिए कई मुद्दों पर, कई जो पॉइंट्स हैं उस पर तेजस्वी यादव भी समझौता कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी बिहार में अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए कई मुद्दों पर तेजस्वी के साथ समझौता कर रही है।
सवाल है लेफ्ट पार्टियां, वीआईपी और मान लीजिए अगर पशुपति पारस आते हैं तो उनकी बात, तो लेफ्ट पार्टियों के साथ ये है कि उनका जनाधार कुछ एक क्षेत्रों में है। आज भले ही सीपीआई एमएल 12 सीटों पर है, लेकिन सीपीआई सीपीएम एम की जो स्थिति है, उनका जनाधार जिस तरह से खिसक रहा है, ऐसे में आरजेडी उनके लिए बड़ा सहारा है, कांग्रेस के वोट बैंक भी उनके लिए सहारा है। अगर इसमें थोड़ा भी बिखराव होता है तो महागठबंधन का जो नुकसान होगा, वो नुकसान कई आगे आने वाले वर्षों में उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए तेजस्वी यादव कई मुद्दों पर कांग्रेस के साथ सहमत होने के लिए, एक तरह से आप कहिए कि वो खुद तो तैयार नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो उनको मजबूर कर रही हैं कि वो कांग्रेस के साथ रहें। स्मिता। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे प्रशांत जी ये रहेगा, आज सुबह ही स्टेटमेंट दिया तेजस्वी यादव ने कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो वक्फ कानून को यहां लागू नहीं होने दूंगा। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अपने आप को उस यथास्थिति में बताने की कोशिश की जा रही है कि मैं सीएम चेहरा हूं और मैं इसको लागू नहीं होने दूंगा इनडायरेक्टली। लेकिन इन सब के बावजूद पिछली बार का आपको याद होगा, इनकी मीटिंग होती है और तुरंत बीजेपी फिर ये स्टेटमेंट देती है कि बड़े सारे ऐसे नेता हैं महागठबंधन के जो हमारे संपर्क में हैं। आज जब ये मीटिंग हुई और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहीं चिंता की कोई लकीर किसी के माथे पे दिखी नहीं। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि इस तरीके के स्टेटमेंट्स तेजस्वी यादव के निकल रहे हैं, ये कहां से आ रहा है? क्या ये उनके खून में है या फिर इतने वो कॉन्फिडेंट हैं अपने स्वीकार्यता को लेकर? देखिए स्मिता, आपको पहले दो चीजों को समझना होगा। एक तो बिहार में जो वोट बैंक है, जो टोटल वोटर्स हैं, उनकी संख्या क्या है, उसमें हिंदू वोटर कितने हैं और मुस्लिम वोटर कितने हैं। देखिए यहाँ पर कुल मिला के 18% के आसपास मुस्लिम वोटर है, 17.9 है, तो आप इसको मान के चलिए कि 18% मुस्लिम वोटर है। ये वोटर और जो यादव वोटर हैं वो अगर एक साथ जुड़ जाते हैं और उनको थोड़ा भी पिछड़ा वोट मिल जाता है तो निश्चित तौर पर आरजेडी या महागठबंधन सत्ता में आ सकती है। अब सवाल है कि आरजेडी से अगर ये मुस्लिम वोटर खिसक गए और नीतीश कुमार के पाले में चले गए, भले ही वक्फ को लेकर के मुस्लिम अभी नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार से, लेकिन नीतीश कुमार के जो 19 साल 20 साल के जो काम है, उस काम से जो मुस्लिम वोटर उनसे खुश हैं, ऐसे में अगर थोड़ा भी वोटर खिसक जाता है तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मुस्लिम वोटरों को अपने साथ रोकने के लिए तेजस्वी यादव ने यह बयान जारी किया कि उनकी सरकार अगर आती है, सत्ता में आती है, तो वो वक्फ कानून को बिहार में लागू नहीं होने देंगे, जैसे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया है। अब आप समझिए कि अगर मुस्लिम वोटर तेजस्वी के साथ रहते हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर के तेजस्वी के साथ रहने से और यादव वोटर यानी जो पिछड़े वोटर हैं वो थोड़ा भी अगर माइनस होते हैं तो वो भी नुकसान है। तो उसी नुकसान की भरपाई के लिए तेजस्वी यादव ने लेफ्ट को भी अपने साथ रखा है, मुकेश सहनी को भी अपने साथ रखा है, कांग्रेस को भी अपने साथ रखने की कोशिश भरपूर कर रहे हैं ताकि कांग्रेस बिदक न जाए, लेफ्ट बिदक न जाए, मुकेश सहनी बिदक न जाए। तो उन सबको एक साथ ले चलने की उनकी जो अब ये जद्दोजहद चल रही है, उस जद्दोजहद में वो पूरी तरह से अपने को कामयाब बनते हैं। इसीलिए उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती है, क्योंकि उनके पास ये लगता है कि उनका जो वोट बैंक है, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक है, पिछड़ों का वोट बैंक है और कुछ हद तक मुकेश सहनी के आ जाने से जो वोट बैंक है और जो कैडर वोट है लेफ्ट का, वो अगर साथ होता है तो वो सत्ता बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर भी आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दे रहे थे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स और तमाम बातचीत के लिए।